झारखंड सहायक आचार्य फॉर्म एप्लीकेशन में किसका होगा सिलेक्शन और किसका होगा रिजेक्शन। जानिए प्रूफ के साथ। दोस्तों आपके लिए जानना ये जरूरी है कि आपका फॉर्म सिलेक्शन हुआ है क्या रिजेक्शन हुआ है, यदि आप झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरे होंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं, सीरियल नंबर से चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि रिजेक्शन का क्या स्थिति है, क्यों आपकी रिजेक्ट हो सकती है और उसका क्या कारण है। दोस्तों उसको पहले जानेंगे, उसके बाद क्या कारण है हम ये भी पता लगाएंगे कि आपकी कैसे ये सिलेक्ट हो गई होगी, या फिर आपको निश्चिंत रहना है कि आपका फॉर्म किसी प्रकार का प्रॉब्लम में नहीं पड़ा होगा। यानी आप तैयार रहेंगे कि आप जो फॉर्म भरे हैं उसका एडमिट कार्ड जल्द ही आपको मिल जाएगा, दिखेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों हम आते हैं रिजेक्शन नंबर 1, जो फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं किंतु पेमेंट नहीं किए हैं। यदि दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और उसके बाद जो है आपने भूल गया है या यदि किए नहीं है पेमेंट, तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। मुसीबत हो सकती है नहीं बल्कि होगी। आप यदि पेमेंट नहीं किए हैं तो झारखंड सहायक आचार्य का आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होने वाला है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी है रिजेक्शन का कारण, जिसके कारण आपका जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि आप पेमेंट नहीं किए होंगे। रिजेक्शन नंबर 2 क्या कारण है, ये दूसरा कारण हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, इसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया होगा। तो जो फॉर्म के लिए पेमेंट किए हैं किंतु प्रिंट आउट नहीं की निकल रहा है। कहने का मतलब है आप पेमेंट कर लिए लेकिन आपका प्रिंट आउट उस समय नहीं निकला या फिर बाद में भी नहीं निकला, अभी तक नहीं निकल रहा है। तो इसका कारण ये है कि हो सकता है कि आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये एडमिट कार्ड क्यों नहीं आएगा, तो उसका कारण है कि आपका फॉर्म शायद रिजेक्ट हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यदि आपने पेमेंट वगैरह सब कर दिया है तो आपको जेएससी कार्यालय में जाके आपको जरूर पता लगाना है कि आखिर मैंने सब कुछ कर दिया सर, तो मेरा क्या गलती है या क्या कारण है जिसके कारण मेरा पेमेंट होने के बावजूद भी मेरा जो है प्रिंट आउट नहीं निकला है सर, और ना निकल रहा है। इसको जरूर पता कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कारण हो सकता है। यदि प्रिंट आउट नहीं कर निकल रहा है तो हो सकता है कि आपने सब कुछ किया, कंप्यूटर की गड़बड़ी की वजह से ये चीज़ें आपको रीड नहीं कर पाई होगी जो आपने डेटा को वहाँ पे दिया था। तो हो सकता है दोस्तों आपको रिजेक्ट कर दी जाए, इसलिए आपको चाहिए जैसी ऑफिस, और जरूर इसको पता कर लीजिए, इसका सोल्यूशन हो सकता है। दोस्तों आते हैं रजिस्टर नंबर 3। एक ही पोस्ट के लिए कई बार फॉर्म फिलअप करना, यानी कि आप जो है 1 to 5 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो बार बार उसी को आप अप्लाई कर रहे हैं 1 to 5 के लिए ही, तो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। कौन रिजेक्ट कर दी जाएगी, जो भी आप पहले फॉर्म भरे हैं, और जो अंतिम में आप फॉर्म भरे हैं दोस्तों वो आपकी रिजेक्ट नहीं कर दी जाएगी बल्कि वो सिलेक्ट कर ली जाएगी। तो ये आप जान लीजिए कि जितने भी फॉर्म भरे हैं आपको अब वो रिजेक्ट हो जाएगा जो आप पहले फॉर्म भरे हैं। और दूसरी बात कि आपको बता दें कि कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर की गड़बड़ी की वजह से चूंकि सर्वर डाउन हो जाता है कई बार जब ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि आपको जितनी भी आप फॉर्म भरे हैं सबके लिए एडमिट कार्ड जारी हो जाए। लेकिन दोस्तों कभी भी गलती मत कीजिएगा, वो जो जारी होगा तो आप क्या कीजिएगा, एक ही एग्ज़ाम दीजिएगा और वो एडमिट कार्ड आप सेलेक्ट कीजिएगा जो आपको जिस एडमिट कार्ड के लिए आपने जिस एप्लीकेशन नंबर आपको मिला था जो सबसे बाद में मिला था। यानी आपने बहुत सारा फॉर्म भरा है एक ही पोस्ट के लिए 1 to 5 के लिए, मोबाइल नंबर चेंज करके और ईमेल नंबर चेंज करके, और जो आपने अंतिम में फॉर्म भरा है और उस एप्लीकेशन नंबर से जो एडमिट कार्ड इशू होगा उसी से एग्ज़ाम दीजिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि हो सकता है एग्ज़ाम जो है तो लगातार होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो एक दिन में नहीं हो कई दिन में हो, तो आपको रोज दिन मौका मिले तो आपको भाग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फंस जाइएगा दोस्तों। इसलिए जो अंतिम में आपको जो अंतिम रजिस्ट्रेशन से जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसी को आप जो है उसी से आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है एक ही पोस्ट के लिए कई बार फॉर्म फिलअप किए हैं तो अंतिम में जो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा वही आपके लिए सिलेक्शन होगा, बाद बाकी सब का सब रिजेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों रिजेक्शन नंबर 4, फोटो एंड सिग्नेचर स्पष्ट नहीं दिखने पर। यदि आपका फोटो और सिग्नेचर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, यानी आपने सही ढंग से स्कैन नहीं किया है, तो वैसी स्थिति में भी आपकी फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों ये जब भी ये केस जो आता है उसके पहले एक बार देख लेती है जैसी कि कौन कौन से कैंडिडेट का फोटो जो है सही दिख नहीं रहा है, सिग्नेचर नहीं दिख रहा है। तो जैसी अक्सर क्या करती है, इस पर मौका दे देती है, कुछ 1 या 2 दिन का मौका देती है कि आप जो फोटो और सिग्नेचर है फिर से अपलोड कर
लें। तो ये होता है दोस्तों, वेबसाइट से वो जो है लिंक खोल देती है और इसका निराकरण हो जाता है। तो इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है पॉइंट फोर नंबर 4 से, क्योंकि जब भी आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आपने सही ढंग से नहीं किया होगा तो इसका ज़रूर जो है मौका देगा, ऐसा उम्मीद है। अब है रिजेक्शन नंबर 5, एप्लीकेशन फॉर्म अपूर्ण रहने की पर, यानी आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा नहीं भरा। आपके मन में एक संकोच होगा, ये कि वो प्रश्न उठता होगा कि जब मैंने फॉर्म को पूरी तरह से भर दिया तो मेरा प्रिंट आउट भी निकल गया, तो अपूर्ण कैसे हो सकता है। तो होता क्या है कि जब सर्वर ज़्यादा बिजी होती है, कई बार क्या होता है मोबाइल भी हैंग होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी हैंग होता है। तो होगा क्या कि कई बार क्या है कि आपने जो जल्दीबाजी में काम किया वो कंप्यूटर आपको रीड नहीं कर पाया और आपको प्रिंट आउट दे दिया। लेकिन यदि आपने पूरा नहीं कंप्लीट किया था तो वैसी स्थिति में भी रिजेक्शन होने की चांस है। हालांकि रिजेक्शन होने की इसमें कम चांस है, लेकिन चांस है दोस्तों। अब आते हैं रिजेक्शन नंबर 6। ये है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ जब एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट के क्राइटेरिया को पूरा ना करने पर। दोस्तों मान लीजिए एडवर्टीजमेंट में ये दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उसकी अधिकतम उम्र जो है 42 साल होनी चाहिए और आपकी उम्र 45 साल हो रही है। तो वैसी स्थिति में कई बार कंप्यूटर सही ढंग से रीड नहीं कर पाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अभी मैं तो ताज़ा उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों कि बिहार में जो ए स्टेट का फॉर्म भरा रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग का जो एज है वो क्रॉस कर जा रही थी। अब क्या किए, वो फॉर्म भर दिए और फॉर्म ने उसको सिलेक्ट भी कर लिया, लेकिन जब वो एडवर्टीजमेंट में जो दिया हुआ है उसको क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी एग्जाम भी दे देंगे लेकिन बाद में रिजेक्ट होना तय है। तो दोस्तों ये भी कारण है कि डेट ऑफ बर्थ आपका जो है एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट को के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में भी आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगी झारखंड सहायक आचार्य का। दोस्तों आते हैं रिजेक्शन नंबर 7। रिजेक्शन नंबर 7 ये है दोस्तों, एनसीटी के गाइडलाइंस को पूरा ना कर पाना। दोस्तों आपका यदि जो भी नॉर्म है एनसीटी का, आप उसके गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल सिंपल एग्जांपल देते हैं दोस्तों कि अभी जो झारखंड का भी और बिहार का एग्जाम्पल देंगे। तो पहले हम बिहार का देते हैं जो कि अभी जल्द तुरंत ही हुआ था। हुआ क्या था कि बिहार में पिछला बार क्या हुआ कि जो बीएड कैंडिडेट थे 1 to 5 का के लिए फॉर्म भरे थे, आवेदन किए थे। अब उनका क्या हुआ कि ये फॉर्म भरने के बाद एनसीटी का गाइडलाइंस था कि बीएड जो कैंडिडेट है वो 1 to 5 के लिए टीचर नहीं बन सकते हैं। तो उसने क्या किया कि एक दिशा निर्देश मांगा कैंडिडेट्स ने शिक्षा विभाग से और मुख्यमंत्री से कि आखिर क्या किया जाए कि हम लोग फॉर्म भर चुके हैं और एनसीटी का ऐसा गाइडलाइंस है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपने आधार पर जो है समझ लीजिए, हम इस पर कुछ कर नहीं सकते। बाद में क्या हुआ कि लड़के एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट किसी को नहीं दिया। रिजल्ट ने रोक दिया, उसको रोक दिया जो बीएड किए हुए थे और 1 to 5 का लिए फॉर्म भरे थे। अब हुआ क्या दोस्तों कि लड़के परेशान हो गए, परेशान होकर फिर गए कोर्ट सरकार भी उसके गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट के पक्ष में गई कि मैंने जो है बहाली प्रक्रिया शुरू की थी पहले और ये जो नियमावली जो आया है यानी कि एनसीटी का जो गाइडलाइंस है बाद में आया है, इसलिए हमको मौका दिया जाए कि जो भी कैंडिडेट जो बीएड कैंडिडेट है उसको ने फॉर्म भरा और एग्ज़ाम भी दिया है तो हम जो है उसको ज्वाइनिंग दे सके। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया कि आपको एनसीटी का गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा, उसको मानना को पड़ेगा, उसका जो मानदंड है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मिला जुला के उन लोगों को फिर से दोबारा रिजल्ट नहीं दिया दोस्तों। यानी कहने का मतलब है एनसीटी के गाइडलाइंस को आप पूरा नहीं करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आप उम्मीद कीजिए कि आपकी जो है रिजेक्ट होगी ही। अभी इतना ही नहीं, आप देखे होंगे 2011 में जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हुई थी तो उसमें जो प्रारंभिक विद्यालय में, तो उसमें क्या हुआ था जो कैंडिडेट 8042 पास कर गए थे, कल ज्वाइनिंग मिलने वाला था लेकिन उसको टोटल को रद्द कर दिया गया, ज्वाइनिंग ही रद्द कर दिया गया, उसका जो कैंडिडेट था रद्द कर दिया गया। उसका कारण ये था दोस्तों कि 2011 में जो नियमावली बनी थी जो सेंट्रल लेवल पे कि बिहार मतलब ऑल इंडिया का जितने भी राज्य हैं सभी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए यानी प्रारंभिक विद्यालय के लिए। लेकिन झारखंड सरकार भी वैसे ही की थी कि जो ये
प्रोसेस था, जो प्रक्रिया था प्रारंभिक विद्यालय का, वो पहले कर चुकी थी। इसलिए उनका इनका भी यही कहना था बिहार की तरह कि मैंने जो है प्रक्रिया पहले की है, इसलिए जो है हमको इस पे राहत दिया जाए। जो भी कैंडिडेट 8042 पास किए हैं सबको जो है हम ज्वाइनिंग देना चाहते हैं, हमको देने दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कहा, कोर्ट ने सीधे रद्द कर दिया, कहा कि नहीं, इन लोग को जो है नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, इसलिए कि ये लोग जो है एनसीटी का जो गाइडलाइंस है ये पूरा नहीं कर रहे हैं, जो पूरे देश के लिए है कि आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना ही होगा। भले ही आप शिक्षक नियुक्ति परीक्षा बाद में ले लें या सीधी नियुक्ति दे दें, उससे अलग की बात है, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही करना होगा। तो फिर जो है इस रूल को नहीं फॉलो करने के कारण क्या हुआ कि लोगों की जो ज्वाइनिंग लेटर थी समाप्त हो गई, उन लोगों की जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो मिला जुला कहने का मतलब ये है कि एनसीटी के गाइडलाइंस को आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएगी दोस्तों। अब आते हैं रिजेक्शन नंबर 8। रिजेक्शन नंबर 8 क्या है दोस्तों? रिजेक्शन नंबर 8 ये है, पेमेंट करने के उपरांत फोटो एंड सिग्नेचर नहीं कर पाने की स्थिति में। दोस्तों आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद जो है फोटो और सिग्नेचर आपने करने के लिए भूल गया या फिर कंप्यूटर ने लोड नहीं लिया, तो वैसी स्थिति में एक हो नहीं सकती है, बल्कि होगी ही, आपकी रिजेक्ट होगी। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं दोस्तों। दोस्तों ये रहा झारखंड सहायक आचार्य का रिजेक्टेड लिस्ट। तो इसमें देख सकते हैं 19/11/2024 का आया हुआ है, जो कि दोस्तों 19/1/2024 का जो आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा रिजेक्शन लिस्ट है कि किनका किनका रिजेक्ट किया गया है, क्यों किया गया है, पूरी एकदम खोल के लिखा हुआ है दोस्तों, जो कि वो कैंडिडेट के लिए है जो जेटेट पास किए थे। तो दोस्तों हम चलते हैं ये इसमें बारिश की से बात करते हैं दोस्तों, क्यों रिजेक्ट की गई थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। स्पष्ट क्या लिखा हुआ है कि उक्त सूचना एवं सुविधा के बावजूद भी 12,429 आवेदकों द्वारा आवेदन का प्रारंभिक चरण पूर्ण करने के उपरांत परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया। यानी आपने जो है रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, जिसके कारण 12,429 कैंडिडेट को क्या किया गया कि रद्द कर दिया गया, यानी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आते हैं दोस्तों 534 कैंडिडेट के लिए क्या किया गया। 534 आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान उपरांत फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया गया। यानी कि आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने जो है पेमेंट भी किया, लेकिन उसके बावजूद फोटो और सिग्नेचर नहीं किए, जिसके कारण 534 कैंडिडेट को जो है रद्द कर दिया गया। और ये उनके लिए था जो जेटेट पास किए थे, और यही विज्ञापन के लिए है दोस्तों। अब बात करते हैं 109 कैंडिडेट का। तो 109 कैंडिडेट को क्यों रद्द कर दिया गया? 109 अभ्यर्थी को का जो है ये रद्द कर दिया गया, उसके जो फॉर्म था उसका कारण ये बताया कि अंतिम तिथि के उपरांत पूर्ण आवेदन समर्पित किया गया। यानी जो डेट था उसके बाद जो है इन लोग ये क्या, मान लीजिए कि इस कोई फॉर्म का जो भरने का अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2024 है। अब आपने 20 जुलाई को ही भरा, लेकिन जो टाइम है वो 12 बजे रात तक है, और आपने 12:01 या 2 या 5 मिनट में आपने जो है पूरा किया। तो 12 बजने के जस्ट बाद जो है आपने पूरा किया तो आपको रिजेक्ट कर दी जाएगी। यही कारण से ये जो है 109 कैंडिडेट का जो रद्द कर दिया गया था दोस्तों। तो मिला जुला के फिर से दिया हुआ कि ये जो है कौन कौन ऐसे कैंडिडेट है उसको डिस्क्राइब अच्छा से किया गया है दोस्तों। सिर्फ का नंबर में आप जो देख सकते हैं, जो मैंने पहले बोला कि जिनका रजिस्ट्रेशन जो है पूरा हुआ था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था, वो सब ये कैंडिडेट है कि उन्होंने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन पेमेंट नहीं कराया था दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितने सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है। इस सारे जो कैंडिडेट है रजिस्ट्रेशन किए थे लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए थे दोस्तों, जिसके कारण जो है रिजेक्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ों को आपको जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप फॉर्म भरे हैं और आप उम्मीद किए हुए हैं और तैयारी भी शुरू की है और आपको पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप जब एडमिट कार्ड सबको निकलने लगेगा आप कहिएगा मेरा क्यों नहीं निकल रहा है। तो ये सब कारण है दोस्तों, जिसके कारण जो है आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलता है। अब इसी का खा नंबर में आप देखिए जो कि ऊपर में ही लिखा हुआ था, उसको इसको डिस्क्राइब करके यानी कौन है और क्या रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क भुगतान उपरांत फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थी, आपने फोटो
और सिग्नेचर नहीं किया है और भले ही आपने जो है परीक्षा शुल्क पेमेंट यानी कर दिया है, तो उसके बावजूद भी आपको क्या होगी, रद्द होगी। देखिए ख नंबर में ये सब कैंडिडेट है जो कि पेमेंट तो किए थे लेकिन फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों ये ख नंबर था। ग नंबर आप देख सकते हैं, ग नंबर किधर गया, देख सकते हैं दोस्तों, जो ऊपर में ही लिखा हुआ है वही चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है और कौन कौन रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट थे उसको लिखा गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि के उपरांत पूर्ण आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी, यानी जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट था उसके बाद जो है इन लोग जो है क्या किए, ये पूरा कंप्लीट किए थे, तो उन लोगों को भी ये रद्द किया गया, उसके एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समझ सके होंगे कि क्या क्या कारण है। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। दोस्तों देख सकते हैं कितनी बड़ी पीडीएफ है, कितनी लोगों की रद्द हो गई थी। समझ सकते हैं कि 12,429, 534 और 109 लगभग जो है 13,000 लोग जो है ये उनको और जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दी गई थी। झारखंड सहायक आचार्य जिसका आप फॉर्म आप भी भरे हुए हैं, जो जेटेड पास थे वो पहले फॉर्म भरे थे, आप सीटेड या अदर टेट वाले हैं उसके लिए भी ये जानना जरूरी है दोस्तों। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। दोस्तों तो ये था रिजेक्शन नंबर 8, जो कि पेमेंट आप किए हुए हैं लेकिन फ़ोटो और सिग्नेचर आपने नहीं किया है तो आपको रद्द कर दी जाएगी। तो आते हैं दोस्तों, ये रिजेक्शन नंबर 9 भी उसी प्रकार से है जो उसको मैं जस्ट अभी डिस्क्राइब किया प्रूफ के साथ। फॉर्म फिलअप की अंतिम तिथि के बाद फॉर्म कंप्लीट करने की स्थिति में, आपने फॉर्म तो कंप्लीट कर दिया लेकिन जो है जो अंतिम तिथि थी उसके बाद आपने किया, तो वैसी स्थिति में की नहीं की जा सकती है, ऐसा बात नहीं है, बल्कि की जाएगी, आपको रिजेक्ट एकदम निश्चित किया जाएगा। इसलिए जो है आप इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है या फिर भर के जो है किस प्रकार से आपको डिसीजन लेना है, या फिर आप इसके लिए आपके पास एक ही मौका बन जाती है कि आप जैसी के पास जा सकते हैं, जैसी ही इस पर कुछ काम कर सकती है दोस्तों, आपके लिए मौका है, आप कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये था कारण कि क्या क्यों जो है रिजेक्ट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों सिलेक्शन, यानी कि आपका फॉर्म क्यों सिलेक्शन हुआ होगा, सिलेक्शन का क्या कारण है कि आपका फॉर्म सिलेक्ट हुआ होगा। पहला सिलेक्शन नंबर 1, आप एनसीटी के गाइडलाइंस को पूरा कर रहे हो। यदि एनसीटी के गाइडलाइंस को आप पूरा कर रहे हो दोस्तों तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने जो है एनसीटी का पूरा फॉलो किया है, आपका जो एडवर्टीजमेंट है उसका फॉलो किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहिए क्यों, कई बार क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट का आदमी फॉलो करता है लेकिन जो है एनसीटी का जो रूल को फॉलो नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है उसको रद्द कर दी जाती है। जैसे कि आप देखे होंगे पिछला ही साल क्या हुआ था कि जो बिहार के कैंडिडेट थे वो क्या किए थे कि एनसीटी के गाइडलाइंस को पूरा नहीं किए थे, जिसके कारण जो है उसे रद्द कर दिया गया। यानी बीएड को कैंडिडेट को जो है 1 to 5 का फॉर्म भरे थे, और 1 to 5 का जब फॉर्म भरे थे दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम दिए है ना, एग्ज़ाम तक दिए लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। तो मिला जुला कहने का मतलब है एनसीटी के गाइडलाइंस को यदि फॉलो करेगी, और फॉलो तो करना है ही, इसको उसका अनुसरण करती है, तो वैसी स्थिति में आपकी फॉर्म को रिजेक्ट की जा सकती है यदि आप एनसीटी के गाइडलाइंस को पूरा नहीं करते दोस्तों। अब आते हैं सिलेक्शन नंबर 2। सिलेक्शन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन नंबर 2 कहता है एक ही विज्ञापन में अलग अलग पद के लिए आप सब में योग्य हैं तो आपका आवेदन सभी के लिए सिलेक्ट होगा। ऐसा है दोस्तों कि आपके लिए एक विज्ञापन निकला हुआ है, उसमें जो बहुत सारा पद है और उसके लिए आप एलिजिबल है तो आपको रद्द नहीं किया जाएगा। जैसे आपने 1 to 5 भी भरा है, 6 to 8 भी भरा है तो आपको रद्द नहीं किया जाएगा। मैं आपको बहुत सारा उदाहरण दे सकता हूँ दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 2016 जो कि ये जेएसएससी के द्वारा ही फॉर्म भरे थे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ही उसे जो है सिलेक्शन किया था, सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, उसकी जो एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट दिया था। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो बीएड की भी किए थे और बीपीएड भी किए थे, और उनको जो है ऐसे ही मौका था कि आप जो है कहीं नहीं लिखा हुआ था कि दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो कैंडिडेट क्या किए कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर चेंज करके दोनों फॉर्म भर दिया। और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो कि बीएड के थ्रू भी पास किए और बीपीएड के थ्रू भी पास किए, यानी कि सामान्य शिक्षक भी बने और खेल कूद के शिक्षक भी के लिए भी पास कर गए दोनों में। और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो सिर्फ और सिर्फ खेल कूद के शिक्षक में यानी बीपीएड के शिक्षक के रूप में ही वो पास किए। तो क्या किए कि दोनों में जिसमें लगा कि ये बेटर हमको इसमें है, अच्छा लगता है, तो उसके अनुसार उसने जॉब किया। कुछ लड़के जो दोनों
पास किए थे, और कुछ लड़के जो बीएड वाले से नहीं पास किए, दोनों भरे थे फॉर्म, बीएड से नहीं पास किए, बीपीएड से पास किए थे, तो वे जो कैंडिडेट थे बीपीएड के थ्रू अभी जॉब कर रहे हैं और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से 1 to 5 और 68 दोनों भरा रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि मान लीजिए 1 to 5 आप भर रहे हैं, तो 1 to 5 भर रहे हैं तो बार बार आपको नहीं भरना है, जो लास्ट में आप भरिएगा वही आपका सिलेक्शन होगा। तो मिला जुला के यदि दोनों आप फॉर्म भरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो जेसी में लिखा हुआ है, ये इसको लेके एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो पद है तो वो जो है आपको सिर्फ जेसी, मतलब ये जो है जेसी सिर्फ झारखंड सहायक आचार्य के लिए नहीं, ये जो पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ वो सभी विज्ञापन के लिए लिखता है जेसी दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बहुत सारा प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाता हूं दोस्तों, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो झारखंड सहायक आचार्य का जो फॉर्म भरे थे आप, उसके लिए जो विज्ञापन था उसी को पहले मैं दिखाता हूं। आता हूं, ये सीरियल नंबर 13 में आना पड़ेगा दोस्तों। देखिए ये है आपका, थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट में चल जाता हूं दोस्तों। ये रहा 12 और ये रहा 13 नंबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये सीरियल नंबर 13 है। 13 का जो है 1 2 आपको जाना होगा 13 का 7 नंबर दोस्तों। 7 नंबर में आप देख पा रहे होंगे, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लिखा हुआ है, एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क प्रतिदेय होगा। इसका कहना यह है कि आपने जो है किसी भी पोस्ट के लिए जो अप्लाई किया है, उसको जो है आपने जो अप्लाई किया है तो वो जितने भी आपने अप्लाई किया है उसको सबको रद्द किया जाएगा, लेकिन जो आपने लास्ट में अप्लाई किया है वो आपको लिए जो है सिलेक्शन होगा, यानी उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो आपने जितने भी फॉर्म उस विज्ञापन के लिए आपने अप्लाई किया है, सबका जो अलग अलग आप पेमेंट किए होंगे वो भी आपको वापस नहीं किया जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि 1 to 5 और 6 to 8 है, दोनों आप फॉर्म भरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 to 5 ही सिर्फ भरे हैं या फिर 6 to 8 ही भरे हैं, लेकिन 3-4 बार भर दिए हैं, तो आपको वैसी स्थिति में आपको रद्द कर दी जाएगी, टोटल रद्द की जाएगी। जो लास्ट में आपके बच जाएगा, जो लास्ट में आपने अप्लाई किया था उसी को आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ ये जो है आपको ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका जो है सिर्फ ये नहीं कि आपको झारखंड सहायक आचार्य में है, आप किसी का फॉर्म में चल जाइए जो जेएससी निकालती है तो ये पॉइंट आपको निश्चिंत दिखेगी, चाहे तो एक ही पोस्ट के लिए क्यों नहीं निकला हुआ है विज्ञापन, जिससे आपने जब भी जो भी जाइएगा आप विजिट कर सके, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। ये तो था झारखंड सहायक आचार्य का, हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। सॉरी, देखिए ये था झारखंड सहायक आचार्य का। हम चलते थोड़ा सा दूसरा कोई विज्ञापन हम निकाल के आपको दिखाते हैं दोस्तों प्रूफ के लिए। दोस्तों ये जो देख रहे हैं विज्ञापन एडवर्टीजमेंट जो है, ये जो है आप देख सकते हैं झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि ये झारखंड सीजीएल के लिए है। झारखंड सीजीएल में भी आप देखिएगा दोस्तों 12-13 नंबर में चेंज हो सकता है दोस्तों। हो सकता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ वहाँ पर हम लोग देखें 13 का 7 में था, यहाँ पे जो है 13 का 7 में नहीं है, बल्कि जो है ये 12 का 7 नंबर में है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये नंबर में चेंज हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट रहेगा ही, ये रहेगा ही। जब भी जेएससी का फॉर्म भरिएगा ये पॉइंट आपका कॉमन पॉइंट है दोस्तों। आप देख सकते हैं 12 नंबर, 12 का 1 2 वहाँ पर 13 में था, यहाँ पर देखिए 12 का 12 का 7 नंबर में ही है दोस्तों, उसमें 13 में था। ये जो है सीजीएल में जो है यही चीज़ आपका लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं वही चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों। तो मिला जुला के ये जो कॉमन पॉइंट है, इससे आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये कह के अभी तक ना रिजेक्ट किया गया है और नहीं जेएससी रिजेक्ट करेगी। जेएससी भी स्टूडेंट के प्रॉब्लम को समझती है दोस्तों, इसलिए आप जो है पॉजिटिव वे में तैयारी करें। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं सर क्या होगा क्या होगा, तो आपको घबराने और डरने की बात नहीं है। आप पॉजिटिव वे में तैयारी कीजिए, आपकी रिजेक्ट नहीं होगी यदि दोनों फॉर्म भर दिए तो। ये कह के अभी तक नहीं फॉर्म आप रिजेक्ट किया गया है। जैसे जो जेटेड पास थे उन लोगों को भी जो है 2 फॉर्म भरे,
किसी का ये कह के रिजेक्ट नहीं किया गया था कि आपने 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का फॉर्म भरा है। या जो बात करें जस्सी ने जो 2016 में भी जो हाई स्कूल का शिक्षक का नियुक्ति किया था, तो उसमें भी 2-2 फॉर्म भरे थे, तो उनको रिजेक्ट नहीं किया था। अभी बहुत सारे लड़के जो है जॉब कर रहे हैं, सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल है दोस्तों जो कि जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब चलते हैं सिलेक्शन नंबर 3। सिलेक्शन नंबर 3 क्या कारण है कि आपका जो फॉर्म सिलेक्ट हो जाए होगा। तो दोस्तों आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली भर लिया है, यानी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, तो आपको घबराने की और हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ तो दोस्तों आपका फोटोज, सिलेक्शन नंबर 4 का हम बात कर रहे हैं कि आपका फोटोज एंड सिग्नेचर स्पष्ट दिखता हो। आपका फोटो और सिग्नेचर जो है अच्छी तरह से दिख रहा है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, आपने बहुत अच्छी ढंग से जो है स्कैन करके डाला हुआ था और दिख रहा है, और आप अब जो प्रिंट आउट निकाले हुए हैं उसमें भी दिख रहा है, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, यानी कि आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन नंबर 5 जो है, आप अप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट कर लिए हो, आपने अप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट कर लिया है तो फिर भी आपको डर नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन नंबर 6 का बात करते हैं, आप अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लिए हो, यानी सब कुछ करने के बाद प्रिंट आउट आपका निकल गया होगा दोस्तों, तो डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपने यदि फॉर्म भरा हुआ है झारखंड सहायक आचार्य का, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ को जानने के लिए कि आपका फॉर्म जो है सिलेक्टेड है या फिर रिजेक्टेड है, क्योंकि जो है उसी के आधार पर आप तैयारी करते हैं दोस्तों। आपकी तैयारी कर रहे हैं और आपकी एडमिट कार्ड ही नहीं निकल पाएगी, तो आपके लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके साथी भी समझ सके कि किसका एप्लीकेशन सिलेक्शन होगा या और किसका नहीं। साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पास यह मैसेज जा सके कि क्या क्या लोगों को में परेशानियां हो रही है, फॉर्म भरने के बाद क्या क्या चिंता का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।